हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। क्लास 10th स्टूडेंट, पढ़ाई बहुत शानदार और जानदार चल रही होगी। क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं सरपास और हमारी तैयारी चल रही है एकदम खास। तो अब यहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होती है सर पॉलिटिकल पार्टी? सर हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे सिंबल देखे, बहुत सारे हम लोगों ने स्लोगन सुने, बहुत सारी कैंपेनिंग हम लोगों ने सुनी हुई है। तो सर ये है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है? तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई बहुत सारे एरिया ऐसे हैं हमारे यहाँ जहां पे आज भी लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब तो नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि लिटरेसी क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज इन लोगों को यहां पे नहीं पता है, ठीक है। बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपने लोगों को कुछ इस तरीके से तैयार करती है ताकि वो एक अच्छे लीडर बन सके और लोगों से यहां पे जुड़ सके। क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक रोल मॉडल है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई गई जिसके अलग अलग काम होंगे। यहां पे हमें समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज में तीन मेन फंक्शंस होते हैं। सीधे सीधे देखा जाए तो तीन लोगों से मिलकर बनती है। सबसे पहला लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं यहां पे फॉलोअर्स। तो यहां तक कि हमें समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारे लिए किस तरीके से काम करने वाली है। और एक बात हमेशा एग्जाम तक के याद रखिएगा मेरी, कि पॉलिटिकल पार्टीज ही यहां पे जीतती है, पर्सन नहीं जीतता है। एग्जाम में यह बात याद रखिएगा। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है और नॉलेज जो है वो एनहांस होती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। क्या होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से, हम दोनों आज समझने की कोशिश करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब अपना एजेंडा लेके चलती है, ठीक है। दूसरा, वो सारी बातें जो है कैंपेनिंग के थ्रू बताती है। तीसरा, मैंने जैसा आपसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज में तीन मेन बॉर्डर्स होते हैं या तीन मेन जो है वो पिलर्स होते हैं। पहला हो गया लीडर, दूसरा हो गया एक्टिव मेंबर्स, और यहां पे इनके साथ आ जाते हैं फॉलोअर्स, ठीक है भाई। चलिए, तो अभी अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक पार्टी की जिसका नाम है बीजेपी। तो बीजेपी देखा जाए तो एक आइडियोलॉजी लेके चल रही है और ये बीजेपी जो है लगभग 1980s में बनती है, ठीक है। तो इसको फॉर्म करने वाले बेसिक रूट पिलर पे दो लोग थे। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। चलो भाई, तो यहां तक ये चीज समझ में आई। अब यहां पे देखा जाए तो बीजेपी ने अब कहा कि हमारे सर 400 सीट से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अब ये सर ये जो सीट्स है, या मैं यहां पे एक वर्ड यूज करता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत जो है दोस्तों यहां पे पार्लियामेंट को तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो अब ये जो सीट्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी की लड़ाई है, ठीक है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लड़ाई जो है वो सर यहां पे कुर्सी की है, ठीक है भाई। तो राजनीति क्या है, लड़ाई एक कुर्सी की। चलिए, तो समझते हैं भाई हम लोग यहां पे। तो पार्लियामेंट जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया इनके बारे में सब कुछ, कौन होंगे, कहां से होंगे, क्या एज चाहिए, सारा बताया गया। बट प्रेसिडेंट जो आते हैं वो आते हैं यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ठीक है भाई। चलिए, ये बात एग्जाम में याद रखनी है हमें। चलिए, अब हम लोग दूसरे मेन पिलर्स की बात करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हमें पार्लियामेंट में इनका रोल जो है वो भी समझना जरूरी है। तो ये जो सेकेंड पिलर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे लोकसभा। लोकसभा को हम लोग यहां पे लोअर हाउस भी कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं।
यहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है भाई, चलिए नंबर 2, अगर मैं यहां पे टोटल सीट्स की बात करूं तो टोटल सीट्स जो है वो है 552। ठीक है, और ये कब तक की चेंज नहीं होगी भाई, तो 2026 तक की ये सीट्स चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा 2026 क्यों कहा गया, क्योंकि 2026 जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, जिसमें जो मैक्सिमम सीट्स है वो कही गई 552। चलिए यहां तक के क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। अब अभी आज करेंटली कितनी सीट्स है सर, टोटल सीट्स तो 552 बता दी, करेंटली कितनी सीट्स है सर यहां पे, तो करेंटली जो है वो है 545 सीट्स, जिसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 2 सीट्स, जो माइनस करते हैं 2 सीट्स वो क्या है भाई, तो फिर 543 बचती है, इसको हम लोग दे देते हैं एंग्लो इंडियंस को। तो अब देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई दोस्तों यहां पे 543, जिसमें से कुछ सीट जो है वो तो सीधे स्टेट के हाथ में चले जाएगी और कुछ सीट जो है वो यूनियन टेरिटरीज के हाथ में चले जाएगी। कॉन्सेप्ट यहां तक के क्लियर हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस क्या है सर, अब ध्यान समझते हैं। तो यहां पे लोकसभा को एड्रेस करने का काम जो है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, और यहां पे लोकसभा स्पीकर का जेंडर न्यूट्रल होता है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब सर यहां पे ये हुआ कि मेल फीमेल कोई भी यहां पे लोकसभा स्पीकर हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब लोकसभा स्पीकर जो है वो उन्हीं एमपीज में से जो है वो इलेक्ट किया जाता है। जनरली जो होता है ये जो यहां पे रूलिंग पार्टी होती है उसमें से होता है, बट जरूरी नहीं है कि ये रूलिंग पार्टी से हो, ये अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है। तो वहां के लोग मिलकर ही लोकसभा स्पीकर को क्या करते हैं भाई, इलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब जितने भी मनी बिल है वो सारे लोकसभा में ही आएंगे। 14 दिनों के लिए इसको राज्यसभा को दिया जाएगा और सिर्फ ये देख सकता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकता। 14 दिनों बाद ऑटोमेटिकली ये बिल आ जाएंगे किसके पास, लोकसभा के पास, और ये बिल जो है वो पास होने वाला है। ठीक है, चलिए अब लोकसभा जो है अपने आप में एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, अब लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, कहां के होंगे भाई, तो ये लोअर हाउस के होंगे। चलिए, तो ये सारी बात जो है हम लोगों को समझ में आई सर किसकी, लोकसभा की, कि लोकसभा क्या होती है। ठीक है, अब लोकसभा में जाने के लिए आपको जो एज चाहिए वो एज कितनी होनी चाहिए सर, तो वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है भाई, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो सरकार गिर जाएगी यहां पे भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने यहां पे कर ली किसकी सर, तो लोकसभा की यहां पे बात कर ली। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको काम आने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा की कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो लोकसभा में 2 पार्ट हुए, एक तो हुई यहां पे सर रूलिंग पार्टी और दूसरी हुई यहां पे अपोजिशन पार्टी। ठीक है, ओके। चलिए, अब रूलिंग पार्टी वो जो जीत जाए इलेक्शन उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूलिंग पार्टी यहां पे अभी बीजेपी है मान लेते हैं, फिर अपोजिशन में जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है भाई, चलिए
अब रूलिंग पार्टी के पास जो मेंबर्स है वो ज्यादा होंगे, मतलब जो एमपीज है वो क्या होंगे यहाँ पे ज्यादा होंगे, और जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का काम जो है वो कौन करेगा भाई, तो जो है अपोजिशन पार्टी करेगी। किसके खिलाफ करेगी, तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ करेगी, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं एक पार्टी जीत गई, तो पार्टी जीतेगी तो पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे एमपीज, क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यही एमपीज मिलके और ये पार्टी मिलके डिसाइड करेगी कि अब बनने वाला पीएम कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है भाई। यहां तक के कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। बट सर यहां पे जब ये सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेशन स्टार्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए यहां पे, ठीक है। और जो ज्वाइंट सेशन होगा उसको कौन यहां पे एड्रेस करेगा, तो पहला ज्वाइंट सेशन जो है वो स्टार्ट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला जो सेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग मॉनसून सेशन। ये जनरली सेशन जो है वो होते हैं दोस्तों यहां पे 45 डेज के, ठीक है। चलिए नंबर 2 यहां पे हम लोग बात करते हैं दूसरा, मॉनसून के बाद आता है विंटर सेशन, ठीक है। और तीसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे बजट सेशन, ठीक है भाई। अब यहां पे इस सेशन में कितने लोग आएंगे, तो ये जो लोग आएंगे सर यहां पे याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यहां पे कोरम। आई रिपीट, क्या बोलते हैं, कोरम। कोरम का मतलब होता है 10%, और या तो हम लोग इसको बोलते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 या 10% लोग जो आएंगे उसी के बाद जो है ये यहाँ पे सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है ना, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए तो यहां पे ये 45 डेज के सेशन चल रहे हैं यहां पे। अब यहां पे आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं इसमें 3 टाइप ले सकते हैं हम लोग, स्टार्ट, अनस्टार्ट, ठीक है। और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप अपनी बातों को यहां पे रख सकते हैं, और यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सारा का सारा क्या करेगा, आपको जवाब देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको सेशंस याद रखने हैं दोस्तों, ये सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई। चलिए बट मान लेते हैं ऐसा कभी लोकसभा स्पीकर को लगा कि भाई गड़बड़ हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, तो वो यहां पे साइनड आई ला सकता है। साइनड आई का मतलब ये हो गया कि अगर साइनड आई ला दिया गया तो अब लोकसभा स्पीकर जब बुलाएगा तभी इन लोगों को वापस आना है, अदरवाइज वापस अभी नहीं आना है, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहां पे ये कहानी समझ में आ गई कि लोकसभा इस तरीके से यहां पे काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे तो यहां पे लोकसभा में याद रखिएगा भाई, इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी यहां पे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे। अब हम लोग अपर हाउस की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है भाई। इस राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, ठीक है। अब राज्यसभा में टोटल जो सीट्स है वो है 250, ठीक है। करेंटली कितनी सीट्स है सर, तो करेंटली जो है वो 245 सीट्स है, जिसमें से माइनस कर देता हूं मैं 12। तो अब यहां पे टोटल सीट्स कितनी बच गई दोस्तों, यहां पे 233 सीट्स, ठीक है। अब ये 12 लोग जो है ये नॉमिनेटेड किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है भाई, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो है वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, ये मान लेते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ठीक है, ये आर्ट से हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये सारी जगह है जहां से ये क्या है आके क्या कर सकते हैं भैया, नॉमिनेटेड हो सकते हैं। किसके थ्रू हो सकते हैं दोस्तों, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो सकते हैं। किसके थ्रू हो सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कितने लोग होंगे सर, ये टोटल मिला के क्या होंगे भाई, 12 लोग, ठीक है। मैं ये सारी फील्ड लिख दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जो है ये याद रहे, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहां तक की कहानी जो है क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे इसको जो एड्रेस करता है पूरी की पूरी यहां राज्यसभा को, उसको हम लोग बोलते हैं भाई यहां पे
चेयरमैन। ठीक है, अब यहां पे भी क्या करना है, हमें जेंडर न्यूट्रल रखना है। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन है वो कौन होंगे भाई, तो ये एक्स ऑफिशियो होंगे। एक्स ऑफिशियो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही हमेशा कौन होंगे भाई, तो यहां पे चेयरमैन होंगे। किसके चेयरमैन होंगे सर, तो ये यहां पे राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जितने भी सिविल सर्विसेज के बिल हैं वो सारे पुटअप किए जाएंगे हमेशा राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे भी वही चाहिए भाई, 1/10 जो है यहां पे अटेंडेंस होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है यहां पे कोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में और क्या होता है भैया, हम लोग ये समझे तो ये क्या करते हैं, ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है भाई, चल इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब ये जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तो इसमें कौन कौन पार्ट करेंगे भैया, एमपीज एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट अब ध्यान से समझिएगा, इसके हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो क्या होंगे, यहां पे रिटायर्ड होंगे। ठीक है, तो 1/3 जो मेंबर है वो यहां रिटायर होंगे। कितने साल में सर, 2 इयर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो टेन्योर है वो हो जाएगा यहां पे 6 इयर्स का। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द राज्यसभा, और राज्यसभा में कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा काम यहां पे होता है। ठीक है भाई, चलिए अब यहां तक के कहानी क्लियर हो गई हम लोगों को सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। तो अब ये यहां पे जब इलेक्शन हो गया तो हमें पता है सर, इलेक्शन भी 2 टाइप के होते हैं इंडिया में, एक तो होता है भाई डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहां पे हम लोग ये समझे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी लोअर हाउस के हमेशा डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, और इनको कहते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोअर हाउस या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बट अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं अपर हाउस के मेंबर की, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ऐसे ही स्टेट में जहां पे बाइकैमरल सिस्टम होगा वहां पे भी ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू आएंगे दोस्तों, यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि सर जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो पावरफुल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सीधे जो है जनता सामने आ रही है, और हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है भाई टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है ना भाई, अब्राहम लिंकन के जो ये वर्ड है ये हमें हमेशा एग्जाम में याद रखना है। तो चलिए भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में एंट्री मारते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की, कि मीनिंग क्या होता है भाई पॉलिटिकल पार्टी का। तो एक चीज तो समझ में आ गई सर, पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो सेम होगा हमेशा। ठीक है, सब लोग एक ही चीज को मानेंगे और उसी को यहां पे फॉलो करेंगे। तो समझते हैं भाई मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। मतलब एक एक करके इसमें लोग जुड़ते हैं और ये धीरे धीरे करके ग्रुप बन जाता है। ओके, who come together on a common platform। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने कहा था आपसे 3 लोग होंगे, लीडर्स होंगे, एक्टिव मेंबर्स होंगे और यहां पे ये फॉलोवर्स होंगे। ठीक है, दे लार्जली हैव सिमिलर आइडियाज एंड कॉमन गोल। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है सर, इनके जो आइडिया है वो कॉमन होंगे और दूसरा इनके जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे सर, यहां पे कॉमन होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन करवाने के बाद ही क्या बनती है भाई, यहां पे गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बनने के लिए
पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन इन द ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो अब ये समझ में आया सर, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दो लेवल पे बनती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे और दूसरा जो बनती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे बनती है। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्ट होके आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्ट होके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ठीक है भाई। यहां तक के क्लियर हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल बाय कन्विंसिंग देम। कन्विंस कैसे करेंगे सर? तो कैंपेनिंग करके करेंगे। और कैंपेनिंग के अलावा सबसे बड़ी बात यह है इसमें याद रखने वाली कि इनने आज तक के जो किया, अब आज तक के जो किया उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे अचीवमेंट। तो इनके जो भी अचीवमेंट्स होंगे वो सारे जो है वो कैंपेनिंग में बताएंगे, ठीक है भाई। तो कैंपेनिंग के थ्रू ये अपने सारे अचीवमेंट जो है ये लोगों तक के यहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, अब यहां पे लोगों को वो क्या करने वाले हैं? कन्विंस करने वाले हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे लोग आते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो आप लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बताते हैं ड्यूरिंग द कैंपेनिंग यहां पे बताते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये कैंपेनिंग का टाइम जो है वो कब से आ जाता है भाई, ध्यान से समझे। तो 45 डेज का लगभग यहां पे कैंपेनिंग का प्रोग्राम चालू हो जाता है भाई, ठीक है। बट इसमें किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यहां पे लगा दिया जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडल करने वाला हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे कंट्रोल करने वाला होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है भाई। चलिए, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना जो है वो काम होगा प्रेसिडेंट का, बट इसको हटाने का काम कोई नहीं कर सकता। इनके लिए एक अलग सिस्टम आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग इंपीचमेंट, ठीक है। वो भी मिसबिहेवियर पे आता है और बहुत कम लेवल पे आ पाता है कि इंपीचमेंट आए भी, ठीक है। तो इसके लिए इनको अगर हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए लाना पड़ेगा हमें इंपीचमेंट, ठीक है। इंपीचमेंट भी जो लाएंगे आप वो लगभग 2/3 मेजॉरिटी से आना चाहिए दोनों हाउसेस के, ठीक है। तो ये इंपीचमेंट लाना इतना आसान नहीं है। तो यहां पे इनको अपॉइंट करने के बाद अधिकार नहीं है किसी को यहां पे इनको हटाने का, ठीक है। अब ये जो है या तो 65 ईयर्स या तो ये 6 ईयर्स, Whichever is earlier, इस बेसिस पे इनको यहां पे हटाया जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहां पे जब कोड ऑफ कंडक्ट ला दिया तो सारा काम जो है वो किसके हाथ में हो जाता है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में आ जाता है, ठीक है। अब ये यहां पे लगा देते हैं भैया आचार संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं 45 डेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब यहां पे सारी गवर्नमेंट मशीनरी में, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पे एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उन सबके हाथ में ये पावर अभी आ जाती है 45 डेज के लिए, ठीक है भाई। यहां पे इलेक्शन होने के पहले 48 आवर्स के यहां पे सारी कैंपेनिंग और ये सब जो है वो बंद कर दी जाती है, ठीक है भाई। एग्जाम में ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लिखने में काम आएगा, ठीक है। आगे बोलता है व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर पार्टीज। अब यहां पे मेन मुद्दा एक ही आ रहा है भाई कि हम दूसरों से जो बेहतर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिसीज के कारण है या तो हम लोग अपने प्लान्स के कारण है, ठीक है। अब ये प्लान्स और पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिया में क्या होगा भाई? वो होगा सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम लोग कैसे यहां पे स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली उस देश की तरक्की हो जाएगी। दूसरा, यहां पे लोगों का अगर वेलफेयर होगा, क्यों वेलफेयर की बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 75% जो है वो कहीं ना कहीं एग्रेरियन इकोनॉमी है। अब ये आपको ये पता होगा कि एग्रेरियन इकोनॉमी तो ठीक है अपनी जगह पे, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जो टैक्स सिस्टम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर रखी है। तो हमारे पास टैक्स तो आता ही नहीं है। तो अगर मैं इंडिया को 100% मान लेता हूं या इंडिया के पास
100 रुपए कहीं से अर्न करना है, तो ये जो 75% है ये तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है वो किसका है सर? तो एग्रीकल्चर इनकम का, यहां तो टैक्स ही नहीं होता। तो अब बचा कितना सर? 25%। अब 25% में से भी ये मान लेते हैं कि दो सेक्टर हो गए सर, एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये मान लेते हैं 10% है, तो ये 25 में से 10% और चला गया, तो ऑर्गेनाइज कितना बचा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ यहां पे 15% बचा। तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स जो है या इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, मगर डायरेक्ट टैक्स तो कम आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो लगभग 15% आ रहा है। अब 15% में से भी मान लेते हैं कि इसमें से 5% जो है वो 60 प्लस है या तो 15 माइनस है, ठीक है, 15 साल से छोटे हैं या 60 साल से ऊपर है, तो इनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो देखा जाए यहां पे तो भाई पैसा तो है इंडिया के पास, टोटल मिला के 10% आ रहा है, मतलब कि 90% तो हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, ऐसा कैलकुलेशन किया जाए तो 90% नहीं आ रहा और 10% में हमारी इकोनॉमी जो है वो चल जा रही है और एक बढ़िया बेहतरीन इकोनॉमी हो रही है। तो भैया जो गवर्नमेंट है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों तारीफ करनी पड़ेगी? क्योंकि इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अब ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है $3.75 ट्रिलियन की। कहा जा रहा है कि 2030 तक के आते आते हमारी इकोनॉमी जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। 10% टैक्स लेने के बाद अगर सरकार कुछ इस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज बना पा रही है कि भाई पूरी इकोनॉमी को सब कुछ अच्छे से करने के बाद ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का दावा कर सकती है, तो भाई ये सरकार को तो दाद देनी पड़ेगी और इन्हें बहुत बढ़िया मैनेज किया है सारी चीजों को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो आपको ये याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के 3 पिलर्स होंगे, जिसको हम लोगों ने कहा लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और तीसरे होगा यहां पे फॉलोअर्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये 3 पिलर हो गए जिसके बिना काम नहीं चल सकता दोस्तों। तो यहां तक के पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है ये तो सर हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई यहां पे। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस की। अब ये सर फंक्शन क्या होता है? तो सर मिक्सर ग्राइंडर का मेन काम क्या है सर? टू ग्राइंड, मतलब चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। माइक्रोवेव का काम क्या है सर? यहां पे स्टीम में चीजों को पका देना। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है, क्या करेगी वो, कैसे ये काम करेगी और उससे आपका क्या फायदा है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं यहां पे। तो पहला फंक्शन जो है वो यहां पे आएगा, तो मगर पहले फंक्शन के अलावा हमें दिख रहे सर कि ये कितने सारे फंक्शंस हैं। बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये याद रखना है सर कि पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शन हैं वो कितने हैं सर? यहां पे 7 फंक्शंस है, ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला फंक्शन हो जाएगा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना। अब ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स क्या होता है सर? तो मेन जो वर्क है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में कि लोगों का आप किस तरीके से सबसे पहले बताइए वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहां पे वेलफेयर कर सकते हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं भाई कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की, तो गवर्नमेंट जो है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। अब कैसे हम लोग समझे कि 2 पार्ट क्या कैसे, तो आइए ये काम को मैं बड़ा आसान बना देता हूं आपके लिए। चलिए तो अब यहां पे हमें ये तो समझ में आ गया सर कि वेलफेयर की स्कीम्स बनानी है। दूसरा, अब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो कर दिया रूरल और दूसरा कर दिया अर्बन, ठीक है भाई। अब ये रूरल और अर्बन की कहानी कैसे आ जाती है सर? तो रूरल जो है वो हम लोगों ने ले आया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और ये ला दिया हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटीज में। तो सर ये गवर्नमेंट वाली जब से ही ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा तब से नहीं चल रहा है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद से ये सिस्टम हमारे यहां शुरू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
सर ये ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि ध्यान से समझिएगा, इंडिया को अगर आप ऐसे देखें तो इंडिया में ये बैठ गए भाई प्राइम मिनिस्टर, ये बैठ गए चीफ मिनिस्टर। अब ये यहाँ पे जो है वो लोग तो बहुत सारे, ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया, और हम लोग देखें यहाँ पे तो इंडिया में लगभग 6 लाख विलेजेस है। मतलब कि भाई लगभग देखा जाए तो 70% पीपल आर कंटिन्यूअसली रिसाइडिंग इन द एरियाज विच इज रूरल बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं तो इनके लिए भी तो प्लान्स एंड पॉलिसीज बननी चाहिए। तो अब सरकार ने क्या करा भाई, इन लोगों को कनेक्ट किया डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक है, अब यहां पे इन लोगों से लिया गया आधार, ठीक है, आधार नंबर से हम लोगों ने इनके डायरेक्टली अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर दिए, और जितनी भी सुविधाएं हैं अब वो सीधे उनके अकाउंट में यहां पे चले जाती है दोस्तों। ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का डीबीटी जो ट्रांसफर है उसके कारण रूरल और अर्बन दोनों का ही अपलिफ्टमेंट यहां पे कर पा रही है। चलिए, अब यहां पे जब ये यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये पता है सर, हमारे यहाँ जो सीजन है वो 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से सीजन होते हैं सर, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे यहां सीजन 3 होते हैं। पहला होता है खारिफ, दूसरा होता है राबी, और तीसरा होता है जायद। ठीक है भाई, अब ये खारिफ अगर मान लेते हैं 3 मंथ चलता है, राबी 3 मंथ चलता है, और जायद 3 मंथ चलता है। तो अब यहां पे रूरल एरियाज में अभी भी कहीं ना कहीं 12 महीने में से कितने कवर हो गए दोस्तों, 9 महीने कवर हो गए। अब 3 महीने अभी भी बचे। तो सरकार ने बोला अर्बन एरियाज में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड ऑफ भी अच्छा है, और बहुत सारे लोग जो है वो वर्किंग क्लास है, तो वर्किंग क्लास जब काम करने जाएगी तो उनके घरों के काम कौन करेगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको जॉब्स तो मिल जाती है। बट प्रॉब्लम कहां आती है सर, तो वो आती है रूरल एरियाज में। गवर्नमेंट ने यही सब देखते हुए स्कीम लाई नरेगा 2005 का एक्ट। ठीक है, इसको एमजी नरेगा बनाया गया आगे चल के। ठीक है, अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पे कहा गया कि ये 3 मंथ को लगभग मैं 90 से 100 दिन मान लेता हूं। ठीक भाई, चलिए, तो 90 से 100 दिन हो गए, ये 90 to 100 डेज। तो सरकार ने मनरेगा में क्या कहा कि सबसे बड़ी बात कि ये जो इनके पास 100 दिन बचे हैं, ये 100 दिनों का रोजगार पक्का। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरा, इसमें वहीं के लोग लिए जाएंगे और यहां पे वो लोग अनस्किल्ड होंगे, ये दूसरी बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, क्या और अच्छा दे दिया इनने कि यहां पे कहा गया कि 1 एडल्ट मेंबर किसी भी फैमिली का हो सकता है। चलिए, चौथी बात कही कि अगर मान लेते रजिस्ट्रेशन हो गया, बट क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, रजिस्ट्रेशन तो हो गया बट गवर्नमेंट मान लेते हैं काम नहीं दे पाई, तो यहां पे इनको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस भी मिलेगा। ये एक और अच्छी सौगात हो गई इनके लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलेगा जो कि एक्चुअल वेजेस का जो है वो यहां पे 50% होगा। ठीक है भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और क्या होगा सर, तो जो वर्क है वो किससे रिलेटेड होगा, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, यहां पे कहा गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम मिलना चाहिए यहां पूरा का पूरा। तो ये सारे फायदे जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज और अपनी स्कीम्स के थ्रू लोगों तक के पहुंचाने का यहां पे काम करती है। ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट ये एनालिसिस करती है पूरा का पूरा कि किसको कब कहां पे किस तरीके से काम की आवश्यकता है, वैसे वैसे सरकार क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को यहां पे बनाती है। तो इस तरीके से सर हमें समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है ये यहां पे जो प्लान्स एंड पॉलिसीज है वो कैसे बनाती है। अब ये प्लान्स एंड पॉलिसीज में एक और चीज हम लोग बात करते हैं, एक और एक्ट आता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। ठीक है भाई, अब ये राइट टू एजुकेशन तो ठीक है अपनी जगह पे, अब इसका पैसा कहां से आएगा, तो सरकार जो भी प्लान्स और पॉलिसीज बनाएगी वो सारा पैसा आप ही का होगा, आप ही से लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है दोस्तों यहां पे सेस, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है इसीलिए इसको कहा जाता है एजुसेस।
ठीक है भाई, एग्जाम में याद रहेगा। तो सरकार प्लान्स एंड पॉलिसीज के लिए आपसे लेती है यहां पे सेस, जिसको एजुकेशन के लिए लिया गया, इसको कहा गया एडुसेस। ठीक है, एडुसेस यहां पे। ठीक है, क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया? 6 to 14 ईयर्स तक के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनने कहा कि यार बच्चे जो है वो आ तो रहे जुलाई में, उसके बाद हमारे ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का रीजन क्या देखा? तो उनको खाना खाने अगर भेजा जाता है तो वो वापस जो है वो स्कूल नहीं आते, तो इनने एक स्कीम का यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मिड डे मील। ठीक है, जिसमें कहा गया कि यहां पे 7 दिन जो है उनको अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड जो है वो दिया जाएगा यहां पे। अब ये मिड डे मील की कहानी शुरुआत कहां से होती है भैया? तो इसको स्टार्ट किया जाता है के कामराजन के थ्रू, साउथ इंडिया से। तो अब जो बच्चे हैं वो आना चाह रहे हैं, आ रहे हो, पढ़ भी रहे और उनको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड भी मिल रहा है, तो सरकार की ये भी एक वेलफेयर स्कीम है। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने पढ़ाई तो आसान कर दी, अब हम लोग दवाई की बात कर देते हैं भैया। तो मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया भैया? तो यहां पे निकाल दी उनने आयुष्मान स्कीम। ठीक है, इस आयुष्मान स्कीम में कहा गया कि जो भी लोग बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको यहां पे 5 लाख तक का जो भी इलाज करवाना है वो मुफ्त करवाया जाएगा। सरकार ने यहां एम्स खोले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पे बहुत सस्ता इलाज करवाया जा रहा है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए इनने स्टार्ट किया मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट करवाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन फॉर ऑल। तो 5 इयर्स का जो भी बच्चा है या उससे छोटा जो भी है उसके लिए वैक्सीनेशन की स्टार्टिंग करवाई। तो सरकार ये हर स्कीम जो है वो इस तरीके से बनाती कि पूरे इंडिया का 360 डिग्री जो है एनालिसिस कर सके और जहां जैसी जरूरत है वहां वैसे क्या कर सके, ये चीजों को पहुंचा सके। आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे सरकार ने खाने के लिए क्या करा। तो सरकार ने खाने के लिए स्कीम्स निकाली जिसको कहते हैं हम लोग यहां पे पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जहां पे रहना बड़ा मुश्किल है वहां पे भी सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू चीजें पहुंचाई। तो ये आरपीडीएस के थ्रू 1992 में आइसोलेटेड एरियाज में ग्रेन्स पहुंचाए, जिसमें 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल जो है वो पहुंचाने की स्कीम लाई गई। इसके अलावा यहां पे केरोसिन, कभी ऑयल और कभी शुगर भी यहां पे पीडीएस जो भी स्कीम में आएगा, जिसके पास भी बीपीएल कार्ड है उन तक की ये सारी चीजें पहुंचाई जाएगी। फिर सरकार जो है वो यहां पे टीपीडीएस लाती है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये लाती है सरकार यहां पे 1997 में। बट सर ये जो सरकार के पास पीडीएस में आता है वो आता कहां से है? ठीक है, चलिए, तो ये कहीं ना कहीं ये आता है एमएसपी से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो किसान होते हैं, इनसे सरकार सस्ते में सामानों को ले लेती है। सस्ता तो नहीं कहेंगे, बट जितना उसका रेट होना चाहिए उतना रेट जो है वो किसानों तक के पहुंचा देती है, भले ही मार्केट में जो है वो रेट कम हो। ठीक है, तो सरकार बनाती है इसके थ्रू बफर स्टॉक। बफर स्टॉक वो स्टॉक जहां पे इमरजेंसी के लिए जो है वो सामान रखा जाए। ठीक है, बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय एफसीआई। एफसीआई स्टैंड फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार पीडीएस के लिए ये सारे के सारे काम करती है भाई। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो यहां पे सरकार पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना रही है अपलिफ्टमेंट के लिए, ये कितने जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब बात करेंगे हम लोग कंटेस्ट इलेक्शन की। तो अब ये कंटेस्ट इलेक्शन क्या होता है सर? हमारे यहां जो इलेक्शन है वो तो सर यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन है।
ठीक है भाई। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होंगे सर? तो पहला जो है वो हमारे यूनियन लेवल पे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, और दूसरा जो है वो होगा यहां पे स्टेट लेवल पे। ठीक है भाई, तो स्टेट लेवल पे सीएम बनेंगे और सेंट्रल लेवल पे जो है वो पीएम बनेंगे। ये डायरेक्ट इलेक्शन की कहानी हो गई। बट यूएसए जैसी कंट्री में वो लोग जो कि मेंबर्स के थ्रू आते हैं, किसके थ्रू आते हैं भाई? मेंबर्स के थ्रू आते हैं। बट अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो यहां पे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं पार्टी के, वो डिसाइड करेंगे कि यहां पे इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा। ठीक है ना? तो यहां पे मेंबर्स या सपोर्टर्स डिसाइड करेंगे कि यहां पे इलेक्शन कौन कंटेस्ट करने वाला है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया में तो टॉप पार्टी लीडर जो है वो डिसाइड करेंगे कि इस बार इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो इनको यहां पे मिलती है चुनाव लड़ने के लिए टिकट। ठीक है, अब यहां पे टिकट मिलती है, इसके बाद इनको नॉमिनेशन भरना होता है। अब इसमें इनके पास जितनी भी एसेट्स है इसकी इंफॉर्मेशन, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज है तो उसकी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इनको ओरिजिनल देनी होती है। ये कितने पढ़े लिखे ये भी इनको यहां पे बताना होता है। ठीक है, तो कंटेस्ट इलेक्शन का मतलब सीधा सीधा हुआ कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के थ्रू हमारे लीडर को चुनना, और लीडर क्या करेगा? हमारे लिए अच्छा वेलफेयर का पूरा काम जो है, पूरा जो सिस्टम है वो हमारे लीडर के हाथ पे होता है। तो अगर मान लेते हैं यहां पे हम लोग इंडिया को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो सीएम यहां आ गया, पीएम यहां आ गया, तो अगर आपने इलेक्शन गलत पर्सन को दिया तो आपका लीडर भी गलत हो गया और सारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? आपके लिए डिजास्टर्स हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या करती है? हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। और सरकार क्या करती है? अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से वेलफेयर स्कीम्स बनाती है ताकि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो बहुत अच्छे से काम करते रहे, प्रोडक्टिव वे में ये आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। पार्टीज विच लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन लगाने का काम करती है किसी भी स्कीम्स में, किसी भी चीज में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? तो क्वेश्चन मार्क रिलेटेड होता है यहां पे बजट से रिलेटेड। ठीक है, बट यहां पे हम लोगों को ये पता है सर, ये जो बजट है ये आज तक के हमें समझ में नहीं आया क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, बजट को हम लोग अभी 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, अब ये जो बजट है, ये बजट अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है जिसको कहा जाता है बूजट। ठीक है, बूजट का मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है, जिसमें सामान रख के लाना ले जाना किया जाता था, और इस बैग में क्या रखा जाता था सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो आज भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो लेदर बैग में या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट्स लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे बजट। ठीक है भाई, चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 में कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे ये बताया जाएगा कि पैसा कहां से आया और यहां पैसा कहां पे खर्चा होने वाला है। ठीक है, अब यहां पैसा कहां से आया, पैसा कहां खर्चा होने वाला है, तो इसके हिसाब से बजट जो है वो 3 टाइप के हो गए। सबसे पहला जो बजट हो गया वो हो जाता है बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब यह हुआ कि सर रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट में क्या हो जाएगा सर? रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो बजट रहेगा जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही बराबर रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर यहां पे बैलेंस्ड बजट।
ठीक है, तो बैलेंस बजट में जो रेवेन्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, यहां पे एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे अब ये जो डेफिसिट है, इंडिया का बजट जो है वो डेफिसिट में, तो ये डेफिसिट जो है यहां पे तीन टाइप के हो जाते हैं। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्राइमरी डेफिसिट। चलिए, तो यहां पे कहानी समझ में आई कि ये बजट जो है इसी से रिलेटेड जो है ये अपोजिशन बात उठा पाएगी कि सर आपको यहां पे हम लोगों ने 100 रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दिया था और जो खर्चा है वो अभी 60 ही रुपए हुआ, तो अब मुझे बताइए ये 40 रुपए कहां गया भाई। ये प्लान, ये पॉलिसी, सब दुनियादारी एक तरफ है, मगर ये जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग है, कैसे चलेगा हमारा देश। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो जनरली जो रिलेटेड होते हैं वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं। ये सारे कामों में जो अपोजिशन है उसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। अगर ये नहीं है सरकार, तो अपोजिशन जो है वो यहां पे हो सकता है आगे चल के इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आए दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, तो ये यहां तक के कहानी जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, शेप पब्लिक ओपिनियन। तो ये लोगों से पूछती है कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको किन चीजों की आवश्यकता है। हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक मन की बात प्रोग्राम चलाया है जो ऑल इंडिया रेडियो पे चलता है, संडे आता है वो, मगर वहां पे लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं और वो सारी समस्याओं का वो समाधान निकालते हैं। तो यहां पे जो भी पब्लिक ओपिनियन होती है उनकी यहां रेस्पेक्ट की जाती है, और इन पब्लिक ओपिनियन की जो है वो यहां पे जो भी वो कहते हैं उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से यहां पे दिया जाता है। आगे बात करते हैं, फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो हम लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे काम कर रही है। कौन कौन से लेवल पे काम कर रही है सर, हम लोगों को बता दीजिए। बिल्कुल, हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम कर रही है। पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, ठीक है, और तीसरा जो है सर यहां पे लोकल सेल गवर्नमेंट। इनको काम करने के लिए लिस्ट भी बना दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे यूनियन लिस्ट, जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट डाले गए थे। नंबर 2 यहां पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में डाले गए थे 66 सब्जेक्ट एट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय। ठीक है, तीसरे जो है वो आ जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है भाई, इस कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए यहां पे 47 सब्जेक्ट्स। लास्ट जो आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे रेसिड्यूरी लिस्ट। तो ये सारे काम जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है, और इनको इन्हीं लेवल पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है वो अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे डीपीएसपी भी बनाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसमें हर स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनना है भाई, और इसी के हिसाब से सारे काम भी करने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, प्ले अ डिसिसिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री। अब यहां पे लॉ के लिए कैसे काम कर रही है तो हम लोग इसको समझ लेते हैं सर। तो लॉ के लिए ये काम कर रहे हैं भाई लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो है वो हो गया यहां पे जुडिशरी। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारी बॉडी में होते हैं ऑर्गन्स, उसी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे पावरफुल बॉडी जो है वो वॉचडॉग का काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं?
सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट कहां लोकेटेड है सर? तो यहां पे ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अब इसके अलावा यहां पे 30 और मोर जजेस है जो इनके साथ यहां पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे यहां पे कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं यहां पे हाई कोर्ट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे एमपी की बात करें तो एमपी का जो हाई कोर्ट है वो है यहाँ पे जबलपुर में, और यहाँ पे टोटल हाई कोर्ट जो है वो है ये इंडिया में 25 है। क्या है भाई? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, एमपी की जो बेंच है वो है पहली इंदौर में, और दूसरी जो है वो है ग्वालियर में। तो हमारा जो जबलपुर हाईकोर्ट है उसकी भी दो बेंच है, पहली एक इंदौर में है, दूसरा ग्वालियर में। अब ये वॉचडॉग की तरह काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहां पे ये इंटरफियर करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया सर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इन फंक्शंस के काम नहीं चलाया जा सकता। ओके, चलिए, तो ये फंक्शंस हम लोगों को याद करने हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। अगर मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर क्या होगा? ये कोई भी फंक्शन नहीं चल पाएगा, ना तो यहां लॉ बन पाएगा, ना कोई स्कीम बन पाएगी, तो काम कैसे चल पाएगा? ओके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वुड विन द इलेक्शन। अब यहां पे क्या हो जाएगा? जो भी पर्सन यहां पे पावर रखता होगा, कौन सी पावर सर? तो पहली पावर रखता होगा मनी की, वो इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरी पावर अगर वो मसल पावर रखता है तो भी वो जीत जाएगा। तो मनी एंड मसल पावर से ही वो पूरे के पूरे इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बट क्या बोला जाता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में बी एबल टू मैनेज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब उसका वो क्षेत्र जहां से वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ना चाहता है। तो उसकी अगर मान लेते हैं पॉजिटिव इमेज होगी तो वो जीत जाएगा, अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो वो नहीं जीत पाएगा। बट दे कुड नॉट बी एबल टू गवर्न द एंटायर कंट्री एफिशिएंटली। बट वो अपने एक एरिया पे तो काम कर सकता है, मगर पूरे एंटायर कंट्री को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बिकॉज ईच कैंडिडेट विल हैव हिज और हर ओन इंटरेस्ट एंड सेट ऑफ बिलीफ। तो वो उसके जो इंटरेस्ट होंगे, उसके जो बिलीफ होंगे, उसके जो प्रिंसिपल होंगे, वो अपने एरिया में चला सकता है, हर जगह उसको नहीं चला सकता। ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चूजेस इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट। इसीलिए इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से होते हैं भाई। किसके हिसाब से होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में चाहूं तो सीट्स भी बोल सकता हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो प्ले द सेम रोल दस डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए देखा जाएगा कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और यहां पे रीजनल पार्टीज भी होती है, और बहुत सारे मूवमेंट्स करने के लिए भी अलग अलग पार्टीज बनाई जाती है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रैक बैक टू द इमर्जेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखा जाए यहां पे जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहां पे हमारी बात रखने के लिए हम लोग यहां पे एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, इसीलिए यहां पे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कैसी हो गई? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। As societies are large, they elect their own representative to represent their interest. अब यहां पे रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट भी मैच कर जाए, कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन आइडियाज मिल जाए, तब जाके यहां पे ये बनेगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्टीज के, ये सब अगर मिल जाते हैं तो एक यहां पे बन जाती है अच्छी खासी गवर्नमेंट, जो कि हमें अच्छे रूल्स एंड अच्छे रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने में मदद करती है। इन अ डेमोक्रेसी, अब हमारे यहां देखा जाए कि कितनी पार्टीज है, इसकी हम लोग बात करें भाई यहां पे। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी ग्रुप चाहता है तो वो यहां पे पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। तो यहां पे नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेट लेवल की पार्टीज बनने के लिए क्या करने का पड़ेगा भाई? तो टोटल वैलिड वोट्स के अगर 6% आपको मिल जाते हैं तो आपकी पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी। या लोकसभा की मिनिमम 4 सीट्स अगर मिल जाती है आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो आप यहां पे नेशनल लेवल की पार्टी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्टेट लेवल की हम लोग बात करें तो 6% जो है वैलिड वोट्स तो मिल ही जाए,
और यहां पे अगर 2 सीट्स मिल जाती है आपको तो भी आप स्टेट लेवल के पार्टीज यहां पे बन सकते हैं। तो हमारे यहां बोला जाता है मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड। तो इलेक्शन कमीशन में हमारे पास आज लगभग 750 पार्टियों से ज्यादा है। वो छोटी मोटी पार्टी भी हो सकती है, वो स्टेट पार्टीज भी हो सकती है, वो नेशनल लेवल की पार्टीज भी हो सकती है, तो बहुत सारी पार्टीज, रीजनल पार्टीज भी हो सकती है। तो ये पार्टीज हमारे यहां लगभग इलेक्शन कमीशन में कितनी है भैया? 750 with the election commission of India, but not all these parties are serious contender in the election। भैया मगर सारे के सारे यहाँ पे सीरियस कंटेंडर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे पार्टी तो बना के बैठे, हो सकता है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते हो, बट उन लोगों ने पार्टी बना रखी है, मतलब सीरियस ना हो। तो ऐसा देखा जाए तो टोटल मिला के हमारे यहाँ कितनी है? 750 पार्टी है, जिसमें से कुछ नेशनल लेवल की पार्टी है और कुछ जो है हमारे यहाँ स्टेट लेवल की पार्टीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब हम लोग समझते हैं पार्टी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से यहां पे पार्टी बनाई जाती है। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। कैसे? एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि एक ही पार्टी से पूरा काम चल रहा है, एक जगह देख रहे हैं कि कोई 2 पार्टी से ही काम चल रहा है, और एक जगह देख रहे हैं कि पार्टियों की लाइन लगी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो हमारे पास 3 लेवल पे पार्टी सिस्टम आ रहा है। सबसे पहला 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा हो गए तो ये मल्टी लेवल पार्टी की बात हो रही है यहां पे, है ना भाई। चलिए यहां तक के कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। तो 1 पार्टी सिस्टम में होता क्या होगा कि एक ही पार्टी सारा काम कर लेती होगी भाई, और सारे लोग जो है वो उसी पार्टी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी ना सर। डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगी? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में तो भैया हमारे पास पावर है क्या करने का? इलेक्ट करने का। बट 1 पार्टी सिस्टम में तो सर आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे। ऑप्शन देंगे तब तो जाके वो डेमोक्रेसी हो पाएगी, है ना भाई। चलिए तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पे ये 1 पार्टी सिस्टम जो है हर कंट्री के लिए सही नहीं होगी। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई। चलिए तो 1 पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं बाउंडेशंस में काम करती है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे बैरियर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आइडियोलॉजी, यहां पे आइडियाज जो है वो लिमिटेड होंगे। लोगों की जो सोच है और वो पार्टी की जो सोच है जरूरी नहीं है कि यहां पे मैच कर जाए। तो यहां पे समझ में आ रहा है सर 1 पार्टी सिस्टम जो है उसके कहीं ना कुछ क्या होंगे भैया? ड्रॉबैक होंगे। इसीलिए लोग जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम पे जाने की यहां पे कोशिश करते होंगे भाई। ठीक है भाई। तो यहां पे हम लोग को 1 पार्टी सिस्टम जो है अभी पढ़ना है। शुरू करते हैं भाई। 1 पार्टी सिस्टम जो है आप लोगों को तो समझ में आ ही चुका है मेरे ख्याल से। बैरियर बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो एक ही कंट्री का नाम आता है सीधे दिमाग में, क्या भैया? चाइना, ठीक है ना। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज जनरली बैंड इन कंट्रीज विच आर रूल्ड बाय डिक्टेटर्स। तो भाई ये यहां पे कहानी क्लियर हो गई, जहां पे भी डिक्टेटर्स है वहां पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाए जा सकती। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। Only the party to which the dictator belongs is allowed to exist। वो पार्टी वहां पे एग्जिस्ट करेगी, वो पार्टी वहां सरवाइव करेगी जो कि क्या करती है, यहां पे वो डिक्टेटर के थ्रू चलाई जाती है। मतलब सब कुछ सर्वोपरि कौन हो गया भाई? यहां पे डिक्टेटर हो गया, ठीक है। सच कंट्रीज हैव 1 पार्टी सिस्टम। वहां पे क्या होगा? 1 पार्टी सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो यहां पे इलेक्शन जो है कंटेस्ट करवा सकती है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा भाई। तो ये जो चाइना की कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 1949 में बनता है, ठीक है। किसमें बनता है? 1949 में ये आजाद होता है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये डिसाइड करेगी कि वहां का लीडर कौन बनेगा, मतलब वहां का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये डिसाइड करने का काम जो है वो यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, ठीक है ना। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी कि यहां पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ओके चलिए, तो ये बात करी हम लोगों ने सिंगल पार्टी या 1 पार्टी सिस्टम की, जहां पे डिक्टेटर्स हुआ करते थे। वहां पे आज ही पार्टी एक ही चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम, या तो हम लोग बोल सकते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे
टू पार्टी सिस्टम पे जब हम लोग बात करते हैं तो इन मेनी कंट्रीज दो मेनी पार्टीज एग्जिस्ट, हो सकता है वहां पे बहुत सारी पार्टियां हो, बट यहां पे सिर्फ जब हम लोग दो पार्टी की बात करेंगे, दो ही पार्टी सरवाइव करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम। मतलब पूरा सिस्टम जो है वो दो पार्टी ही डिसाइड करेंगे। सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, उन पार्लियामेंट में दो ही पार्टी में से एक पार्टी जीतने वाली है। अदर पार्टीज विन ओनली अ हैंडफुल ऑफ सीट्स इन नेशनल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, तो नेशनल लेजिस्लेचर्स में अदर पार्टी जो है उनको सीट्स ही ना मिले या वो यहां पे इलेक्शन ही कंटेस्ट ना करें। 10 कंट्रीज विथ टू मेन पार्टीज कंटेस्टिंग द इलेक्शन हैव अ बाय पार्टी सिस्टम, जहां पे दो सीरियस पार्टीज मिलके क्या करे भाई इलेक्शन में पार्ट ले और उन्हीं में से क्या है भाई एक की मेजोरिटी आए एक की माइनॉरिटी आए, तो ऐसी पार्टी को हम लोग बोलेंगे यहां पे सर टू पार्टी सिस्टम। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे टू पार्टी सिस्टम। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूयू में क्या है भैया, यूयू में टू पार्टी सिस्टम, यहां पे दो ही पार्टी जो है वो यहां पे इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि यही दो सीरियस पार्टीज है जो यहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाई मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसी मल्टी पार्टी आता है तो इंडिया का नाम जो है हमें एकदम से दिमाग में आ जाता है कि यार इंडिया में तो क्या है, यहां पे बड़ी बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, एआईएडीएमके हो गई, डीएमके हो गई, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हो गई, आप हो गई, तो ऐसे दिमाग में बहुत सारी पार्टियां जो है वो आने लगती है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। When several parties exist in a country and each has the capability of forming the government, भैया बहुत सारी पार्टी है और सब पार्टियों को ऐसा लगता है कि हम लोग सरकार बना सकते हैं, हमें वो कैपेसिटी है कि पूरे सरकारी तंत्र को हम संभाल सकते हैं, either on its own or in alliance, ठीक है, या तो वो खुद से वो सरकार बना ले मेजॉरिटी सीट्स लाके, या वो किसी के साथ मिल के जो है वो यहां पे सरकार को फॉर्म कर ले, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे अलायंस। ओके, विद अदर पार्टीज द कंट्री हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो जब वो अलायंस के साथ काम करेगी या दो पार्टी मिलके कोalition गवर्नमेंट बनाएगी, तो यहां पे समझ में आ रहा है कि वो कंट्री में क्या चल रहा होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा होगा। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया की जो पार्टी सिस्टम है वो क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन सच अ सिस्टम इफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर एंड ज्वाइन हैंड्स फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो है यहां पे क्या करती थी, इलेक्शन कंडक्ट करती थी और इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करती थी। भाई क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात तो माननी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं तो बैंड हो जाएगी। तो ये सब मिलके एक साथ जो है अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को भाई बताती है कि भैया ऐसे ऐसे कैंपेनिंग करना है, ये सब चीजें करनी है। तो ये कहानी क्या क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहां पे पार्टी के बेसिस पे सब कुछ काम चलता है, बट यहां पे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी यहां कंटेस्ट करेगी इलेक्शन और कौन सा पर्सन यहां पे नॉमिनेशन फाइल कर पाएगा। ओके, चलिए, दे आर नोन एज अलायंस और अ फ्रंट, या तो वो अलायंस कहलाती है या तो वो फ्रंट कहलाती है। तो लगभग देखा जाए तो 1999 के बाद से इंडिया में कहीं ना कहीं कोalition गवर्नमेंट का सिस्टम आया। उसके पहले जो है सिंगल पार्टी हमारे कंटिन्यूअसली 1885 से देखा जाए तो ये जब फॉर्म हुई थी उसके बाद से ही देखा जाए तो ये लीड करती चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आजादी हो गई उसके बाद तो ये कंटिन्यूअसली रूल कर ही रही थी, तो बहुत पुरानी पार्टी हो गई। ठीक है, बाकी सब पार्टी तो लगभग अभी अभी बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं आगे। द मल्टी पार्टी सिस्टम में लेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बट मल्टीपल पार्टी में या मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, कभी भी कोई पार्टी छोड़ देगा, कभी कोई बगावत कर देगा, तो यहां पे एक चीज होती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी in the country. On the other, the system allow the representation of variety of interest and public opinion. अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लीडर, अलग अलग लोगों को सेटिस्फाई करना जो है वो बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है वो हमेशा एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का जो है वो हमेशा यहाँ पे डर होता है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे हमें तीनों पार्टी सिस्टम समझ में आ गया कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया में आज काम कर रही है वो किस तरीके से यहां पे काम कर रही है। इन इंडिया एवरी पार्टी हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी पार्टी हो आपको इलेक्शन कमीशन में जाके आपका रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, ये पहली प्रायोरिटी है। द लेटर गिव्स अ सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या देगा, एक सिंबल देगा। बट जो सिंबल होते हैं वो जनरली, ध्यान से सुनिएगा, वो रिलीजियस
जो है मैटर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब रिलीजियस सिंबल यहां पे नहीं लिए जा सकते, ठीक है, जिससे किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो, ऐसे कोई भी सिंबल यहां पे नहीं लिए जाएंगे। A political party which has a nationwide presence and which secures at least 6% of the total votes in the लोक सभा इलेक्शन, एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा में लगभग टोटल वैलिड वोट्स के 6% अगर वो ले पाती है तब, और असेंबली इलेक्शन इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, या तो वो इलेक्शन में 4 स्टेट्स की सीट्स ले पाती है, तो 6% और 4 स्टेट्स में अगर उसके पास सीट आ जाती है तो ऐसी पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यहां पे रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लेवल की पार्टी एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है भाई। तो असेंबली इलेक्शन में भी 4 स्टेट्स में उसके भाई पार्टी बन जाए, या यहां पे बोल रहा है विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, 4 सीट मिल जाए कहां पे भैया, लोकसभा में, तो यहां पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा भैया नेशनल पार्टी की तरह, ठीक है ना भाई। चलिए, तो अब यहां पे ये बोल रहा है 3 चीजें किसके लिए सर, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया सर नेशनल लेवल की अगर पार्टी बनना है तो पहला क्राइटेरिया 6% वैलिड वोट्स, टोटल वोट्स के 6%। दूसरा ये बोलता है कि जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उसमें लगभग 4 स्टेट में आप जीत जाओ, किसमें सर, ये असेंबली इलेक्शन में। तीसरा कहता है कि या तो आपके पास 4 सीट्स आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, यहां पे 4 सीट्स आ जाए, किसमें आ जाए सर, 4 सीट्स, तो लोकसभा के इलेक्शन में अगर 4 सीट्स आ जाती है तो ऐसी पार्टी को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल लेवल की पार्टी। एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, तो 6% वैलिड वोट्स, या तो असेंबली इलेक्शन जो है उसमें भाई एटलीस्ट 4 स्टेट्स में आप जीत जाए, या तो लोकसभा की जो है वो 4 सीट्स मिल जाए, ठीक है, कहां पे भाई, 4 सीट्स मिल जाए, कौन से इलेक्शन में, लोकसभा में, तब जाके आप बन सकते हो नेशनल लेवल की पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, अब ये स्टेट लेवल की जो पार्टी है उसके लिए भी पहला क्राइटेरिया जो है वो 6% जो है वो आपको मिलने चाहिए दोस्तों यहां पे वैलिड वोट्स, पहली बात। दूसरी बात आगे क्या बोलता है, ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन 2 सीट्स चाहिए भाई, तो यहां पे कितनी चाहिए थी सर, यहां पे 4 सीट्स चाहिए थी, कितनी चाहिए थी भाई, 4 सीट्स चाहिए थी, और यहां पे कितनी चाहिए भाई, यहां पे 2 सीट चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि यहां पे लोकसभा में कितनी चाहिए, 4 सीट चाहिए, और यहां पे स्टेट में कितनी चाहिए, 2 सीट्स चाहिए, ठीक है। परसेंट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे भी 6% वैलिड वोट से, यहां पे भी 6% वैलिड वोट से, तो अंतर क्या हुआ सर, यहां पे अंतर ये हुआ कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में आपको ये याद रखना है ये 6% है और ये 6% है वैलिड वोट्स का, पहला पॉइंट तो कॉमन हो गया। चलिए नंबर 2, अगर मैं यहां पे सीट्स की बात करता हूं, ये तो हो गई सर वोट्स की बात, सीट्स की बात करता हूं तो यहां पे 4 सीट चाहिए, यहां पे 2 चाहिए। इसके अलावा नेशनल लेवल पार्टी बनने के लिए एक और चीज करनी पड़ती है, इसमें कहा असेंबली इलेक्शन में इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, ठीक है, तो 4 स्टेट्स में आपका क्या होना चाहिए भैया, असेंबली इलेक्शन में आपको जीतना जरूरी है। तो यहां पे क्या चाहिए नेशनल लेवल पार्टी में, 4 स्टेट्स, ये तो हो गई 4 और 2 सीट्स, ठीक है, यहां पे ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए। तो एग्जाम में ये वाली जो है डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो नेशनल लेवल की पार्टी और स्टेट लेवल की पार्टीज तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग कुछ पार्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं भैया। नेशनल लेवल की पार्टी, पहली जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में ये पार्टी बनती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बनाया जाता है इसको, कहां, बॉम्बे में। इसको एक आइडियोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके फर्स्ट चेयरमैन जो बनाया गया वो बनाया गया W.C. बनर्जी। कौन बनाया गया, W.C. बनर्जी, ठीक है। बेसिक आइडियोलॉजी क्या है भाई 1885 में ये जो पार्टी बनी है उसकी, तो सबसे पुरानी पार्टी तो हो गई। आइडियोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। एंडोर्सेस सेक्युलर प्रिंसिपल, सेक्युलर का मतलब होता है हम लोग किसी भी जो पार्टी में लोग आ रहे हैं उनके धर्म के हिसाब से यहां पे उनको नहीं यहां पे पार्टी मेंबर बनाते हैं। एम्स एट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, इनका मेन एम क्या था कि वेलफेयर करना है हमें किसका, वीकर सेक्शन का। वीकर सेक्शन के साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका अपलिफ्टमेंट करना मेन एम था किसका भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसका सिंबल इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया था भैया, हाथ का पंजा।
दूसरी पार्टी की हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में बनती है। दो लोगों के बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये एक पार्टी बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, जिसको पुराने समय में कहा जाता था जनसंघ। क्या कहा जाता था? जनसंघ। ये 1952 की पार्टी है। सिक्स कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनका मेन मुद्दा एक ही था कि आर्टिकल नंबर 370 जो लगाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हटाया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को फुल फ्लेज्ड जो है वो इंडिया की ही टेरिटरी में माना जाए, ठीक है। इसमें आजाद कश्मीर की भी बात होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो मेन मुद्दा जो था उनका ये था जम्मू एंड कश्मीर का। विथ इंडिया बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, ठीक है। मगर यहां पे जो बेस आ गया वो आ गया हिंदुत्व। यहां कोई ऐसा मेन आइडियोलॉजी नहीं लेके चली इनने, बट यहां पे इनका जो मेन मुद्दा था वो हिंदुत्व था। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल, और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सभी लोगों के लिए जो यहां पे कोड बन रहा है, कोड का मतलब लॉ जो है वो सारे के सारे पूरे इंडिया के लोगों के लिए एक जैसा यहां पे बनाया जाए। और इनका सिंबल जो था वो था लोटस। आगे बात करते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी की, जो कि 1984 में बनती है। चैंपियंस द कॉज ऑफ दलित्स, आदिवासीज एंड ओबीसी। तो कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे या डाउन टूडन सोसाइटी में लोग थे, उन सबको अपलिफ्ट करना जो है वो मेन काम था यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का। और इसका जो यहाँ पे सिंबल इलेक्शन कमीशन ने दिया वो था यहाँ पे एलिफेंट, मतलब हाथी, ठीक है भाई। तो तीन पार्टी की बात करी हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग बहुजन समाज पार्टी में हमें ये भी समझ में आ गया कि भैया जो सिंबल है वो है एलिफेंट, इतना याद रखना एग्जाम तक के। आगे बात करते हैं सीपीआईएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जो कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज्यादा सोचते हैं। बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी। तो सीपीआईएम जो है वो मेनली बहुत सारी आइडियोलॉजी पे काम करती है, जिसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, सेक्युलर और डेमोक्रेसी की यहां पे बात की जाती है, ठीक है। और यहां पे ये इनका सिंबल रहा सिकल के साथ में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स अलग है और सीपीआई जो है वो अलग है। ये बनी 1925 में, 1925 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी, ठीक है। इसी समय पे एक और आइडियोलॉजी निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम लोग आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है भाई। तो वो भी एक आइडियोलॉजी के तरह ही यहाँ पे आज काम कर रही है, बट उसका मेन काम जो है वह यहाँ लोगों को अवेयर करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे मार्क्सिज्म और लेनिज्म की आइडियोलॉजी को यहाँ पे लेके चला जा रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी, ठीक है। ये मेनली आज महाराष्ट्र में ज्यादा काम कर रही है। 1999 में ये बनती है। बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, यहां पे पीपल्स के पावर, पीपल्स के लिए सारा काम किया जाएगा, ये एनसीपी बोलती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी कहती है। इक्विटी की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिच और पुअर में हम लोग मिनिमाइज करेंगे। यहां पे सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म की बात करती है कि किसी भी के साथ, भले ही वो रिच हो या पुअर हो, उन सब के साथ जो है वो सोशल जस्टिस होना बहुत जरूरी है। और यहां फेडरलिज्म की बात होती है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ये 1991 में बनती है, ठीक है। ये अलार्म घड़ी जो है इलेक्शन कमिश्नर ने इनको क्या दिया भैया, सिंबल दिया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टेट पार्टी जो है वो इंडिया में कौन कौन सी है। समाजवादी पार्टी लार्जली प्रेजेंट इन द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मेनली जो पार्टी चल रही है वो चल रही है भैया समाजवादी पार्टी। दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी की हम लोग बात करें तो ये काम कर रही है भैया बिहार में। तृणमूल कांग्रेस काम कर रही है वेस्ट बंगाल में, जिसके लीडर को आप जानते ही होंगे भाई, कौन है भाई, तो ममता बनर्जी है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, तो वहां पे बिहार में तो क्या है भाई, नीतीश कुमार है और लालू प्रसाद यादव है, ठीक है। समाजवादी पार्टी में आप जानते ही मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी को। बीजू जनता दल जो है वो ओडिशा में काम कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी है और रूरल एरियाज भी है। तो बीजू जनता दल जो है वो आज काम कर रही है ओडिशा में। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो सिक्किम में काम कर रही है। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एंट्री करने के दरवाजे हैं, मगर सिक्किम जो है वो ऊपर होता है, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने बात करी कुछ स्टेट पार्टीज की। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं स्टेट पार्टीज में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम कर रही है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में शुरू से विवाद रहा है। आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया है वहां पे। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट हुड में आ गया है। यहाँ पे स्टेट हुड तो ठीक है, मगर उसको पार्शियल स्टेट हुड माना गया। तो यहाँ पे वहां पे चीफ मिनिस्टर भी होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा यहाँ पे। तो ये बात याद रखिएगा।
पीडीपी की बात करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में रूल कर रही है। इसके बाद तमिलनाडु में जो है वो बात करते हैं हम लोग डीएमके की, द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम, ठीक है। एआईएडीएमके, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम, ये भी काम कर रही है भाई यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी छोटी मोटी पार्टीज है वो सारे के सारे अब हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे और इसके बाद यहां पे इस पे बात करेंगे कि भैया किस जगह पे कौन सी पार्टी यहां पे एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है भाई। तो इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया को हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा हम लोग इसको और बांट देते हैं भाई, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया को भी हम लोग कुछ इसी तरीके से डिवाइड करके और अलग अलग लेवल की जो पार्टीज है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं भाई, यहां से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग लेवल की पार्टीज काम कर रही है, कौन कौन सी, एक एक को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिक्किम में बात करते हैं। तो सिक्किम में 1993 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2016, ठीक है भाई। चलिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई हम लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो पार्टी हो गई भाई सिक्किम में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आसाम में, ठीक है। आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2009 में बनी, असम गण परिषद बनी 1985 में, बोडोलैंड पीपल फ्रंट बनी कब भाई यहाँ पे, तो ये 2009 के बाद ही लगभग यहाँ पे पार्टी बनना शुरू होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो ये आ जाती है पीपीए, मतलब कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। आगे बढ़ते हैं भाई नागालैंड में, तो नागा पीपल फ्रंट बनी, ठीक है। ये मणिपुर में भी काम करती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस काम कर रही है आज। मिजोरम में हम लोग बात करते हैं, मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, ये सारी काम कर रही है आज यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले बात करी भाई नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के साथ में कितनी पार्टियां आज काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाई जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में 1939 में बनती है भाई जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। आगे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आते हैं हम लोग फिर बिहार में। बिहार में काम कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड में भी है, और ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आगे हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश में, तो ये राष्ट्रीय लोक दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी, यादव फैमिली, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी 2012 के बाद जो है वो पंजाब में आती है। यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब में बहुत पहले से यहाँ पे रूल कर रही है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हरियाणा में, तो इंडियन नेशनल लोक दल जो है 1977 में हरियाणा में काम कर रहा है। आगे हम लोग अगर सेंट्रल पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो लगभग झारखंड जो एरिया उसमें जेएम और ये जो है एक और पार्टी काम कर रही है भैया, एजेएसयू पार्टी 1986, और जेवीएमपी जो है वो काम कर रही है झारखंड में। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये जो है केरला में काम कर रही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, तो महाराष्ट्र में काम कर रही है शिवसेना 1966 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गोवा में, तो गोवा में महाश्रवाती गोमतक पार्टी काम कर रही है और गोवा फॉरवर्ड पार्टी काम कर रही है यहाँ पे। कर्नाटका में अगर हम लोग बात करें तो जनता दल सेक्युलर काम कर रही है, ये केरला में भी काम कर रही है, ठीक है भाई। तेलंगाना राष्ट्र समिति ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम जो है ये भी काम कर रही है यहाँ पे, और केरला कांग्रेस मनी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे काम कर रही है। तमिलनाडु में अगर हम लोग आते हैं तो ऑल इंडिया अन्ना मुन्नेत्र कज़गम, एआईएडीएमके, मैंने जैसे कहा था आपसे, मुन्नेत्र कज़गम पार्टी जो है वो काम कर रही है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। पुडुचेरी में अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस काम कर रही है 2011 से। पट्टाली मटकल कट्टाची जो है ये यहाँ पे काम कर रही है। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस, ठीक है, और वाईएसआर कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में काम कर रही है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं भाई पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज और नेशनल लेवल की पार्टीज भी काम कर रही है। अगर हम लोग मेघालय में बात करते हैं तो हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब जो है पार्टियां जो है अलग अलग जगह काम कर रही है। बट अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशनल लेवल की पार्टीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो हाईएस्ट पे काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर करते,
चीफ मिनिस्टर करते हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर है, पूरे इंडिया को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं, ठीक है। और वो नेशनल लेवल की पार्टी जो है वो यहां पे लीड करती है सारी कहीं ना कहीं पार्टीज को या पूरी कंट्री को। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि भैया नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से यहां पे रूल करती है। ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या परेशानियां हैं, अभी तक के तो हम लोग अचीवमेंट्स की बात करी, अब क्या परेशानियां उसकी बात करते हैं। मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर हम लोगों को देखने को मिले तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं हमारे इसमें कमी है। There is a lack of internal democracy within the political parties. Most of the parties do not keep membership registered. बहुत सारी पार्टी जो है आज भी जो है वो मेंबरशिप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं कर पाती है, बहुत सारे मेंबर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्शन रेगुलरली। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि भैया इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए, मगर यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं करवाते। जब इलेक्शन नहीं करवाओगे तो लीडर कैसे चुना जाएगा? हो सकता है इसका वो मिसयूज भी करना चाहती हो। कैसे मिसयूज करेगी सर? इलेक्शन नहीं होंगे तो जो लीडर बना हुआ वो वही का वही रहेगा, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अभी इजराइल में चल रही है, वहां प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होने थे बट वहां पे गाजा, पैलेस्टीन और ये सब कांड हो गए, पूरे के पूरे वॉर वाली सिचुएशन बन गई, तो वहां इलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहां पे भी यही प्रॉब्लम होती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं यहां पे कमी देखने को मिलती है। डायनेस्टिक सक्सेशन, इसको हम लोग हेरिडिटरी फॉर्म भी बोल सकते हैं कि जिस फैमिली में जो लीडर है वो नेक्स्ट फैमिली का वही लीडर बनेगा, तो इस तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन होने लगता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं डेस्पोटिज्म या डिक्टेटरशिप जो है वो हमें समझ में आती है। डज नॉट अलाउ डिजर्विंग कैंडिडेट टू राइज टू अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप। अब यहां पे जो कैंडिडेट पावर रखता है, जो कैंडिडेट ताकत रखता है लीडर बनने की, मगर उनको यहां तक के जाने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डायनेस्टिक जो है सक्सेशन कंटिन्यूअसली यहां पे चलता रहता है, इसीलिए हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है और डेमोक्रेसी जो है वो यहां पे वर्क नहीं कर पाती। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहां पे मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो है वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं या अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं यहां पे। बिकॉज द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू विन एन इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, वो एक ही काम करना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, भले ही उसमें पैसा लग जाए या तो वहां पे ताकत लग जाए। मेनी कैंडिडेट्स हु कुड रेज अ लॉट ऑफ मनी आर नॉमिनेटेड। ऐसा है कि जिनके पास पैसा अच्छा खासा होगा वही नॉमिनेशन कर पाएंगे, अलावा उसके कोई कर नहीं पाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा करना है और जो आपके लोकल लेवल के इलेक्शन है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें 10 लाख से ज्यादा खर्चा करना है। तो पैसा भी तो होना चाहिए भाई यहां पे। इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्थी पार्टी मेंबर्स एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पार्टी। तो जिनके पास पैसा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी इस पे अच्छा खासा होल्ड कर पाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो पार्टी में बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते। पार्टीज हैव आल्सो बिकम करप्ट। अब यहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी यहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है भाई? करप्ट होती है। अब पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां कहने का सीधा सीधा मतलब यह है सर कि यहां पे पार्टी फंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में जब हम लोग कैंपेनिंग करेंगे तो उसके लिए पैसा कहां आएगा? तो जिसके पास फंड अच्छा खासा होगा वो एडवर्टीजमेंट अच्छी करेगा, वो कैंपेनिंग अच्छी करेगा, वो सारी चीजें बता पाएगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहां मनी एंड मसल पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब यहां पे कभी कभी ऐसा होता है सिंगल पार्टी वाला ही सिस्टम आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन में कोई आना ही नहीं चाहता। जब अपोजिशन में कोई आएगा नहीं तो यहां फेयर कंपटीशन नहीं होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अच्छे लीडर हमें नहीं मिल पाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस। अब यहां पे एक ही प्रॉब्लम हो रही है भैया कि मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिलती हम लोगों को टू द पीपल। फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग द पार्टीज हैव रिड्यूस्ड। अब धीरे धीरे करके उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसमें भी यहां पे लोगों के बीच में डिफरेंस आने लगता है। तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग क्या है भाई? आइडियोलॉजीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? किस तरीके से हम लोग पार्टीज में रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, पार्टीज में यहां पे चेंज कर सकते हैं। अ लॉ टू प्रिवेंट द डिफेक्शन ऑफ अ पार्टी, जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है ना भाई, शेड्यूल 10 में इसके बारे में लिखा हुआ है। इन होप ऑफ मनी एंड पावर वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, इट इज नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून जो है वो यहां पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया है भाई। An order has been passed requiring candidates contesting the election to be declare their assets and criminal charges pending against them. उनके अगेंस्ट में जितने भी क्रिमिनल केसेस अगर चल रहे हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है।
उनकी एसेट्स और उनकी टोटल फैमिली के जो एसेट्स है, इन सब के बारे में क्लियर कट आपको चीजें लिखनी पड़ेगी। अब अगर मान लेते हैं नॉमिनेशन करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन आपको जो है टिकट नहीं देने वाले। दिस वॉज डन टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मनी पावर भी खत्म हो जाएगी और क्रिमिनल्स जो अपना मसल पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी जो है यहां पे खत्म हो जाएगा इन पार्टी। दिस लॉ ऑल्सो नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसीलिए ये जो लॉ है ये स्ट्रिक्टली फॉलोड होना यहां पे जरूरी है, जिसमें मनी पावर और मसल पावर दोनों को ही क्या किया जाएगा दोस्तों, कंट्रोल। तो यहां अब हम लोग बात करेंगे भैया नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करवा जा सकता है, चेंजेस उसमें कैसे किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, शुड रेगुलरली होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। उनको इलेक्शन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ भी क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है भाई। एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और क्या करना पड़ेगा भैया, इनकम टैक्स रिटर्न में इन लोगों को यहां पे फाइल करना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि इनका सोर्स ऑफ इनकम कहां से है और कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पार्टीज टिकट टू द वुमेन कैंडिडेट। सीधा सीधा मतलब यहां पे यह है कि 33% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दीजिए सर, किसके लिए, तो वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये जो सीट्स है वो क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, रिजर्व करनी पड़ेगी, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। मतलब 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन शुड बी फंडेड बाय द स्टेट, और इलेक्शन को फंड कहां से दिया जाए भैया, स्टेट से दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। Many suggestions have been accepted by the political parties। बहुत सारे सजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, यहां पे एक्सेप्ट करती है। 10 इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। अब यहां पे मान लेते हैं कि उनने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेनिंग में वादा किया वो फुलफिल नहीं किया, तो इनके अगेंस्ट में क्या होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो प्रोटेस्ट है वो पब्लिक द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, एंड रेलिंग टू डिमांड द पासिंग ऑफ लॉज टू दिस इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पे बोला गया कि रिफॉर्म करना था, नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसके लिए क्या होंगे, मास प्रोटेस्ट होंगे। द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड। अब यहां पे बोल रहा है कि जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत सारा इंप्रूव होनी चाहिए। इफ द पीपल हु सपोर्ट दीज चेंजेस ज्वाइन द पार्टीज, और यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर ज्वाइन करवाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की बात माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो इंडिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से नहीं चलता, लोगों के हिसाब से चलता है। जो लोग चाहेंगे वैसा अगर यहां नहीं होगा तो मास प्रोटेस्ट जो है यहां पे होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे समाप्त होता है। बट ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए और थोड़े से उस समय में इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे आप कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए। हमसे बात करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है और सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।